यस सर। टेम्पलेट का मतलब जब हम टेम्पलेट की बात करते हैं तो टेम्पलेट क्या है, एक जेनरिक फॉर्म होगा, वो विदाउट किसी डेटा पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि भाई इंटीजर देना है, फ्लोट देना है या कोई देना है। वो मिक्स होगा कि कुछ भी वट एवर डेटा टाइप यू कैन यूज, यू हैव टू प्रोवाइड दैट। ठीक है, तो इट इज ए जेनरिक, ठीक है, क्लास दैट स्टोर्स एलिमेंट्स डायनेमिक। कहाँ पर स्टोर करता है? डायनेमिक एलोकेट। डायनेमिक मेमोरी कहाँ होती है पता है ना आपको? कहाँ एलोकेट होती है? हीप में। ईपेरी में होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? मैनेजेस दैट मेमोरी ऑटोमेटिकली एंड करेक्टली। ऑटोमेटिकली मैनेज तो करे लेकिन करेक्टली करे। ठीक है, सेव तो आप कब होंगे ना, जब आप करेक्ट करें। क्योंकि डायनेमिक तो जब आप एलोकेट करते हैं, कॉपी क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर, तो क्या होता है, वो सेम मेमोरी एरिया आपका शेयर करता है ना, तो दैट इज अनसेफ, जो मैंने क्लास में लैब में भी डिस्कस किया था कल। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ? प्रिवेंट्स कॉमन एरर्स लाइक। सेफ आप कब होंगे? जब आपको वो ये इन तमाम एरर से फ्री करे के। फर्स्ट क्या है कि मेमोरी लीकेज ना हो उसमें, ठीक है, डेंगलिंग पॉइंटर ना हो, और क्या हो? शेलो कॉपीज ना हो। क्योंकि शेलो कॉपी होगी तो आप क्या होगा, हमने ये पढ़ा था ना, तो शेलो कॉपी में क्या होगा? वी आर नॉट सेफ, क्योंकि उसमें सेम मेमोरी एरिया, सेम मेमोरी शेयर करता है। तो अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को चेंज करेंगे तो इट विल अफेक्ट द अदर। ठीक है, यस सर। डेंगलिंग प्रॉब्लम पता है क्या होता है? नो सर। हैं? नो सर। क्यों अब्दुल रहीम, आप क्लास में नहीं थे उस दिन? डिस्कस किया था डेंगलिंग प्रॉब्लम क्या होता है, कौन बताएगा? डैंगलिंग पॉइंटर। हाँ हाँ बताएं, एक मिनट, एक, हाँ कौन बोल रहा है? बोले कौन रिप्लाई कर रहा था? डेंगलिंग प्रॉब्लम क्या होता है? कल भी मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। चले मैं बताता हूँ इसको अभी आगे चल के। ठीक है, अच्छा, वर्क विद डेटा टाइप यूजिंग टेम्पलेट, ये हम कर चुके थे, कर चुके हैं। देखिए डायनेमिक एरे क्या होगा? डायनेमिक एरे इज एन एरे हुज साइज इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ रन टाइम। ठीक है, रन टाइम और कंपाइल टाइम मैंने आपसे कल डिस्कस किया था ना क्लास में। यस सर। कंपाइल टाइम में क्या होता है? पहले से एरे की साइज फिक्स होती है। हाँ, पहले से ऐसे साइज क्या होता है, और रन टाइम में रन एट टाइम में द। हम डायनेमिक मेमोरी अलग करते हैं न्यू के कीवर्ड के साथ, जिसमें हम रन टाइम पर हमें डिसाइड करते हैं कि एरे की साइज क्या होगी। अच्छा, कंपाइल टाइम में मैंने शायद ना एक डायग्राम भी बताई थी, नहीं बताई थी आपको? नहीं बताई थी? नो सर। कंपाइल टाइम जैसे हमारे पास होता क्या है, किसको कहते हैं? कंपाइल टाइम उसको था जब पहले से हम स्टैटिक नहीं, मेमोरी में। अच्छा मैं अभी जो है ना आपको इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, देखें हमारे पास क्या होता है, पहले सोर्स कोड होता है ना, जी सर। सोर्स कोड या आप उसको कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है आपके पास फाइल का? डॉट सी पी पी। डॉट सीपीपी। फिर आप क्या करते हैं, उसको आप कंपाइल करते हैं। ठीक है, यस सर। कंपाइल करने के बाद जो आपको मिलता है वट, वो क्या होता है? वो डॉट ई एक्स फाइल मिलती है हमें। क्या मिलती है? नो नो ऑब्जेक्ट नो, नहीं 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 नहीं, वो ऑब्जेक्ट फाइल मिलती है ना हमें। नहीं नहीं नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट, अभी हम कंपाइल का डिस्कस, अभी तो रन ही नहीं किया ना हमने प्रोग्राम। अच्छा यार। एग्जीक्यूटेबल फाइल जब क्रिएट होती है व्हेन वी एग्जीक्यूट और रन द प्रोग्राम। ठीक है, यस। फर्स्ट हम यस क्या सर। करते हैं, कंपाइल। अगर आपने देखा होगा डेव सी प्लस प्लस या कोई भी, आप अगर IDE आप देखें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो उसमें क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है सिर्फ कंपाइल का, और एक होता है कंपाइल एंड रन। जी सर। देयर इज अ डिफरेंस, असल में उस दिन आप लोग क्लास में थे नहीं। ठीक है ना, जी सर। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद हमें क्या मिलती है, एक फॉर्म, एरर मशीन फॉर्म में मिलती है ना, जी। मशीन
लैंग्वेज में ट्रांसफर होती है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी। ठीक है सर वो ऑब्जेक्ट फाइल होती है ना, उसको बोलते हाँ हैं। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट फाइल। तो ये जो फाइल क्रिएट हुई, ये कौन सा, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .obj। अच्छा सही है। ठीक है, तो ये यस देखें सर। प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया, जो कि आपके पास सोर्स फाइल थी .cpp, उसको आपने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद जो आपको फाइल मिल रही है, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, दिस पीरियड इज कॉल्ड द कंपाइल टाइम। ओके। ठीक है, अब क्या होगा, जो कंपाइल्ड फाइल में आप फाइल है, उसको आप क्या करेंगे, इसको उसको उसको हाँ उसको रन करेंगे। ठीक है, दैट विल बी रन। ठीक है, ये रन होती है। इसको रन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। और वो फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .exe। .exe। ठीक है, तो सोर्स फाइल से कंपाइल किया आपने, कंपाइल करने जब आप सिर्फ कंपाइल करते हैं ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, सॉफ्टवेयर में जब आप सिर्फ कंपाइल करते हैं तो इट विल कंपाइल ओनली, यानी ये क्या करेगा, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, रन नहीं करता, आउटपुट नहीं देगा आपको। ठीक है, लेकिन जब आप कंपाइल एंड रन करते हैं तो वो क्या करता है, कंपाइल करता है, उसके साथ साथ वो क्या करता है, आउटपुट भी देता है। हाँ, रन भी कर देता है, अगर एरर नहीं आता है तो आपका आउटपुट आ जाता है। ठीक है सर बट ये तो सिर्फ हम जब कंपाइल कर रहे हैं उस वक्त होगा, जब कोई प्रोग्राम हम इंटरप्रेटर से यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो .obj फाइल तो नहीं नहीं बनेगी नहीं ना। नहीं, वो भर ना, वही तो फर्क है ना। अभी हम कौन से, अब हम कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं, अभी कंपाइलर कर रहे हैं। कंपाइलर कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब इंटरप्रेटर तो भूल जाए, खत्म हो गया। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। ठीक है, इसीलिए वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर। हाँ, डिफरेंस है ना, इंटरप्रेटर कंपाइलर में वो लाइन बाय लाइन करता है, जबकि कंपाइलर एट होल सारा होल प्रोग्राम को कंपाइल करता है और एंड में एरर बता देता है आपको। तो इंटरप्रेटर में क्या था, वो लाइन बाय लाइन करता है, अगर किसी भी लाइन में बीच में एरर आता है तो वही स्टॉप हो जाता है। ठीक है, यस सर। इसके अलावा वो ऑब्जेक्ट फाइल इंटरप्रेटर क्रिएट नहीं करता, जबकि कंपाइलर विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंसेस। अगर आप जिसको देखना चाहें तो आप क्या करें, जहाँ फाइल आप सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं ना, देखिए वहाँ पर जब फाइल आप सेव करते हैं तो आपकी एक फाइल होती है प्रोग्राम, सपोज आपने नाम दिया program.cpp। ठीक है, जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तो उधर देयर विल बी अनदर फाइल विद एन एक्सटेंशन obj, यस सर। सेम होगा। ठीक है, और अगर आप कंपाइल एंड रन करेंगे तो obj के साथ साथ आपकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, बाज़ औक़ात वो बैकअप फाइल भी क्रिएट करता है, जिसका एक्सटेंशन होता है बैक, BAK। ठीक है, बहरहाल तो ये होता है, इस तरह से क्रिएट करता है। तो ये हमें यहाँ असल में क्लियर होना चाहिए कि कंपाइल टाइम क्या है, रन टाइम क्या है। ठीक है, जब आप सोर्स कोड को कंपाइल करके एक मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो रही है, दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। ठीक है, और फिर वो ऑब्जेक्ट फाइल फर्दर रन होकर एग्जीक्यूट होकर आपको आउटपुट दे रही है, दैट इज कंपाइल टाइम और रन टाइम। रन टाइम। ठीक है, ये क्लियर होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, तो अच्छा, ये डायनेमिक क्या करता है, होल साइज डिटरमाइन करता है, एट रन टाइम पे डिफाइन करता है डायनेमिक। ठीक है, अच्छा, डायनेमिक और स्टैटिक में कल मैंने एक डिफरेंस भी बताया, तो और क्या डिफरेंस होता है देखें। जब आप स्टैक में जो मेमोरी एलोकेट होती है ना, उसको आपको क्लीन करने की, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। you do not need to delete or clear, but if you declared a dynamic or allocated a dynamic memory for array or variable, you must have to delete or remove that. ठीक है, by using a delete keyword. ठीक है, otherwise there will be memory leakage. ठीक है, अब यहाँ पर देखें पॉइंटर, जब हम देखें डिलीट, ये एरे डिक्लेयर करते हैं ना, देखें एरे का आपको पता है, जब एरे डिक्लेयर करते हैं तो आप क्या करते हैं, सिंगल डायमेंशनल में आप क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज दे देते हैं वेरिएबल के नाम के साथ। ऐसे ही होता है। एरे साइज के लिए वी यूज, सिंगल डायमेंशनल होगा तो आप क्या करते हैं, वन स्क्वायर, वन एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू असाइन करते हैं। और दो होगा डबल, टू डायमेंशनल। ठीक है, तो डायनेमिक देखें इस तरह से करते हैं, आपने लिखा न्यू, अब आप चाह रहे हैं कि इंटीजर 5 इंटीजर के लिए वैल्यू जो है ना आपके रिजर्व हो जाए डायनेमिक हीप में। तो ये राइट पे आपने लिख दिया, वो क्या कर देगा, एक एलोकेट कर देगा, और फिर इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा, ये जो आपने लिखा है न्यू इंट 5, इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर कर देगा कहाँ पर, इस पॉइंटर में। ठीक है, लिखा ना इंट स्टार पॉइंटर, उसका एड्रेस कर देगा। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी एरिया अलग एलोकेट हुआ है।
तो उसको रेफर करने के लिए वी मस्ट हैव टू स्टोर इट्स एड्रेस इनटू एन एरे, ठीक है। जबकि आप क्या करते हैं, स्टैटिक अगर आपके पास एरे हो तो आप इस तरह डिफाइन करते हैं ना, लाइक दिस, इंटीजर एरे का नाम और आप साइज दे देते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। अगर आप डायनेमिक कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव टू डिक्लेयर लाइक दिस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस या नो बताते Yes, रहिए। yes. जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं, ओके ठीक है। सर जी। और टेम्पलेट देखें हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं यही एरे का देने चाहते हैं, अगर आपने स्टैटिक में लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, इंटीजर ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एरे में क्या कहते हैं फ्लोट करना चाहूँ तो फ्लोट कर लूँ, इंटीजर करना चाहूँ तो इंटीजर कर लूँ, और कैरेक्टर या स्ट्रिंग करना चाहूँ तो स्ट्रिंग स्टोर कर दूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू क्रिएट टेम्पलेट। टेम्पलेट क्लास, ठीक है। टेम्पलेट क्लास आपने क्रिएट की हुई है, क्या लिखते हैं देखें, टेम्पलेट, फिर आगे टैग में आप लिखने टाइप नेम और आगे टी दे देते हैं आप, ठीक है। टी क्या है समझ लें, टी क्या है, एक जेनेटिक कीवर्ड है जिसे हम टेम्पलेट के लिए यूज़ करते हैं। जनरल की, हाँ, टी कीवर्ड है जो रिप्लेस हो जाएगा, जो भी डेटा टाइप आप उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लाइक दिस, अब अगर आपने एरे का इंटीजर करना है तो आप एरे इंट कर देंगे, डबल देना है तो डबल, लिस्टिंग देना है तो स्ट्रिंग कर देंगे। जेनरिक टाइप हो गई। अब देखिए सेव हम कब होता है, व्हाट मेक्स इट सेव, डायनेमिक मेमोरी सेव कब होगी, प्रॉपर, जब आप इसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे। आप प्रॉपरली मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि आप इसको एक तो पहले एलोकेट करें अलग से मेमोरी एरिया, ठीक है। एलोकेट मेमोरी यूजिंग द न्यू कीवर्ड। अच्छा, न्यू कीवर्ड यूज होता है डायनेमिक मेमोरी, जबकि स्टैटिक के लिए कोई कीवर्ड यूज़ नहीं होता। ठीक है। इसी तरह डायनेमिक मेमोरी जब आपने यूज कर ली, उसका काम खत्म हो गया, तो व्हाट डू वी नीड, हमें एक डिलीट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमें उसको रिमूव करना होगा, रिलीज करना होगा मेमोरी को, ठीक है। रिलीज मेमोरी यूजिंग द डिलीट। डिलीट कीवर्ड। अच्छा, डिलीट, अगर आपने डायनेमिक मेमोरी सिर्फ सिंगल वेरिएबल के लिए की है तो आप लिखेंगे डिलीट और उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, यस सर। ठीक है, उस पॉइंटर का नाम उसमें लिख देंगे। और दूसरा, अगर आपने एरे किया है तो आप डिलीट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी लिखते हैं, यस सर। ठीक है। और दूसरा फिर ये इंश्योर कर लेंगे भाई, ये आप लाजमी जब ये कर लेंगे तो देयर विल बी नो मेमोरी लीकेज, ठीक है। यस। और दूसरा सेव कब होंगे, जब आप क्या करेंगे, इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग द शैलो कॉपी यू हैव टू क्रिएट डीप कॉपी। डीप कॉपी, ठीक है। ये मैंने इशू बता दिया। अच्छा, ये टॉपिक देखो, ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी का जो है ना ज़रूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इट शुड बी क्लियर। अगर नहीं क्लियर हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में अभी भी पूछ सकते हैं, जो भी क्लियर करना हो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो आप मुझे आगे नहीं बढ़ने दें, ठीक है। और ओके सर। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं, फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। डीप कॉपी कब है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज कॉपीड टू another, ठीक है। इट क्रिएट्स ए सेपरेट कॉपी ऑफ डेटा, नॉट जस्ट कॉपिंग द पॉइंटर, ठीक है। डीप कॉपी में हम क्या करते हैं, एक सेपरेट, क्रिएट ए सेपरेट कॉपी, डेटा की एक सेपरेट कॉपी बनाते हैं इंस्टीड ऑफ शेयरिंग द सेम एरिया, ठीक है। और उसके लिए फिर अलग पॉइंटर क्रिएट करते हैं, जो हम कॉपी बना रहे हैं उसके लिए क्या करते हैं, एक अलग पॉइंटर क्रिएट करते हैं ताकि वो उस मेमोरी एरिया को लोकेट करे, ठीक है। क्योंकि अगर हम डायनेमिक मेमोरी अगर क्रिएट कर लें और लोकेट ही नहीं करें तो फायदा क्या हुआ उसका, डिसेट, ठीक है। तो वी हैव टू क्रिएट अनदर पॉइंटर फॉर दैट सेपरेट मेमोरी। शैलो कॉपी आपका पता है क्या है, आपका यूजलेस समझने एक तरह का है। क्योंकि अगर आप ये करें कि भाई एरे ऑफ डेटा, एरे 1 ऑफ डेटा और इक्वल्स टू एरे 2 ऑफ डेटा, तो क्या होगा, इसका मतलब होगा अगर एक का डेटा सेव करेंगे, चेंज करेंगे तो इट विल अफेक्ट द अदर, ठीक है। यस सर। जबकि डीप कॉपी में ऐसा नहीं होता। डीप कॉपी में क्या है, ये लाइक दिस होता है कि आप एक अलग उसमें मेमोरी एरिया उसको लोकेट कर देते हैं। अच्छा, बेटर क्यों करता है,
वाई डज इट मैटर कि सेफ है अनसेफ है? देखिए, विदाउट सेफ्टी यू कैन रन इनटू सीरियस बग्स। अगर आप इस तरह से सिक्योर नहीं करेंगे, मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, तो यू विल बी इन ट्रबल। देयर विल बी सीरियस बग्स और प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा? मेमोरी लीकेज होगा। ठीक है, यस मेमोरी लीक होगा। क्या होगा? फॉरगेट डिलीट। और कब होगा ये? जब आप क्या करें, मेमोरी एलोकेट करने के बावजूद आप उसको रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, एक दिया हुआ। दूसरा क्या? डबल डिटेक्शन, टू ऑब्जेक्ट शेयर सेम पॉइंटर। ठीक है, आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए और दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों क्या कर रहे हैं? सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं। हाँ, सेम पॉइंटर को शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या, इसको कहते हैं डबल डिटेक्शन, डबल डिलीशन। ठीक है, फिर क्या है? डेटा करप्शन, शेयर मेमोरी ओवर रिटर्न, मेमोरी ओवर रिटर्न कर रहे हैं। ये आगे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। यही जो है ना, जो हम डेंगलिंग प्रॉब्लम कब आती है? ये डबल डिलीशन। ठीक है, आपने सेम मेमोरी एरिया एलोकेट किया हुआ है, ये आगे मैं बता रहा हूँ और क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या हुआ? एक के लिए डिलीट कर दिया तो दूसरा फिर किसको या करेगा? दूसरा भी सेम को कर रहा है ना लोकेट, यस सर। तो देयर विल बी प्रॉब्लम। उसको आप ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं पहले वाले के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज डैंगलिंग प्रॉब्लम। नीचे भी दिया हुआ है और बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो इसको मैं रिव्यू भी कर दूंगा एंड में, थोड़ा सा 5 मिनट में कंक्लूड करेंगे हम। The core features of a safe dynamic array class template typically includes constructor। ठीक है, मेमोरी एलोकेट करने के लिए। ठीक है, और दूसरा डिस्ट्रक्टर आप यूज करते हैं ताकि मेमोरी क्या हो जाए? फ्री हो जाए। क्लियर हो जाए। कॉपी कंस्ट्रक्टर जब भी करेंगे तो आप क्या करेंगे? हम मेमोरी को क्लियर करेंगे सर। नहीं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कौन सी कॉपी क्रिएट करेंगे? और डीप कॉपी करेंगे। डीप कॉपी। ठीक है, शेलो कॉपी में प्रॉब्लम हो जाएगी आपके पास। तो कभी भी यस जब कॉपी कंस्ट्रक्टर करें तो ट्राई टू क्रिएट डीप कॉपी। डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर इंस्टेड ऑफ शेलो कॉपी। चलो ठीक है, और ये हमने देखें। अब तो मेरे ख्याल से इतना मैंने बता दिया कि अब आपको याद होना चाहिए कि शेलो कॉपी में प्रॉब्लम है, क्योंकि सेम मेमोरी एरिया जो है वो शेयर करते हैं। यस सर। ठीक है, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, सेफ असाइनमेंट, री असाइनमेंट। ठीक है, आप इक्वल टू के साइन के साथ जो कर होते हैं। बाउंस चेकिंग ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। ठीक है, इसको आप इस कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं। देखिए, अनसेफ कब होगा? अनसेफ वर्जन क्या होगा? सपोज कर लें टू स्टूडेंट शेयरिंग द सेम नोटबुक, क्या होगा? कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो दोनों ही को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सेफ वर्जन कब होगा? जब ईच स्टूडेंट हैव इट्स ओन कॉपी। ओके। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम होगा? आप कुछ लिख रहे हैं, दूसरा कुछ लिख रहा है, तो पता लग रहा है कुछ और ही बना हुआ है। ठीक है, यस सर। ये एक एनालॉजी है कि भाई आप इसको इस तरह से कर लें। तो होगा क्या इस सूरत में कि अगर आपने क्या करा अनसेफ होगा तो क्या होगा? शेयरिंग कर रहे हैं तो होगा क्या? बोथ नोटबुक चेंजेस, अगर एक चेंज करेगा। सेफ में क्या होगा? ओनली वन चेंजेस। क्या हर एक की, क्योंकि इंडिविजुअल है तो आप वो चेंज कर रहे हैं तो दूसरे को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर विल बी नो इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, सेफ डायनेमिक एरे टेम्पलेट क्या है? अ रीयूजेबल सी क्लास दैट स्टोर्स एलिमेंट इन डायनेमिक allocated memory and ensures correct, independent and handling through proper memory management and deep copy। ठीक है, सेफ टेम्पलेट एरे का कब बना सकते हैं? जब क्या हो प्रॉपरली आप उसको मैनेज करें, उसको हैंडल करें और क्या करें? डीप कॉपी क्रिएट करें, किसी इंडिपेंडेंट डेटा हो। इंडिपेंडेंट डेटा समझ गया ना क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इंडिपेंडेंट डेटा यानी कि वो सेपरेट मेमोरी एक तो एलोकेट करता है और हम उसकी नहीं डीप नहीं कॉपी। नहीं, वी आर आस्किंग अबाउट द टेम्पलेट। ensure that correct independent data handling। देखिए, डेटा डिपेंडेंट क्या होता है? अगर मैं इस तरह से लूँ, इधर देखिएगा, कोड में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इधर देखिए, अगर सपोज मैंने लिखी क्लास ABC
इंटीजर फिल, ठीक है। पब्लिश शब्लिश जो भी लिखना है अपने लिख दें, ठीक है। अब होगा क्या, अगर मैं एक मैंने क्लास बनाई, उसमें मैंने एट्रीब्यूट इंटीजर डिफाइन कर दिया, ठीक है, जी सर। और मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या कर सकता हूँ, जो वैल्यू असाइन करूंगा व्हाट विल बी दिस, किस टाइप की होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर होनी चाहिए ना। मैं फ्लोट नहीं कर सकता, मैं कैरेक्टर नहीं कर सकता, मैं इंटीजर नहीं कर सकता, ठीक जी है। सर। यस सर। तो ये इस टाइप का क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये क्लास हो गई, सपोज हम कह सकते हैं कि भाई क्लास इज डेटा डिपेंडेंट। ओके सही है। इंडिपेंडेंट कब बना सकते हैं, जब टेम्पलेट क्लास बनाएंगे। टेम्पलेट क्रिएट कर दें, ठीक है। इंडिपेंडेंट कब होगा, जब मैं इसको बोलूँ टेम्पलेट, मैंने दिया और जो भी देना आगे था वो सबने इसको कर दूँ, ठीक है। अब क्या होगा, बजाय इसके करने के मैं क्या करूँगा यहाँ पर टी, टी लिख देंगे। मैंने, अब क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंट, ठीक है। यस सर। मतलब डिपेंडेंट नहीं है ना, अब जो भी मुझे ज़रूरत है, जिस किस्म का डेटा मैं देना चाह रहा हूँ मैं दे सकता हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ कि भाई इस क्लास में मैं इंटीजर दूंगा, फ्लोट दूंगा, कैरेक्टर दूंगा, स्ट्रिंग दूंगा, ठीक है। तो दिस इज डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। क्लियर हो गया सबको? यस सर। हंस आपकी आवाज़ आ रही, बाकी लोग क्या क्लियर। अब्दुल रहीम, मरियम, अलीशा, और कोई नहीं है? Yes, sir, clear. अरसलान प्रेजेंट है? ताहा, बोथ आर एब्सेंट? जी सर क्लियर है, हाँ, प्रेजेंट है सर। ताहा की आवाज़ आ भाई, और अरसलान कहाँ है? वो भी है। जहाँ नहीं समझ में आए बेटा रोक देना मुझे, ठीक है, बजाय इसके कि आगे हम ज़्यादा पढ़ लें और वो पीछे टॉपिक क्लियर ना हो तो फ़ायदा नहीं इसका। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। वो डेटा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यहाँ सब क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा फाइलिंग का भी टॉपिक मुझे कवर करना है, क्या टाइम हो रहा है? 7 हो एक क्लास हो गई आपकी है, एक क्लास रहेगी। अंडरस्टैंडिंग सेफ एंड अनसेफ वर्जन मैंने 2-3 जगह से बनाया था, ये तो ये मुख्तलिफ वही कुछ चीज़ें हो सकता है रिपीट भी हो उसमें। अनसेफ ये यूज डायनामिक मेमोरी, ये वही चीज़ है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें, एक एग्जाम्पल कोड मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सर ये शेयर करेंगे आप? हाँ हाँ मैं शेयर कर दूंगा, अभी अभी क्लास के दौरान ही कर दूंगा ताकि बात का वो हो ही ना, मसला ना हो। ओके सर, 2 थैंक यू। मिनट 2-3 मिनट का ब्रेक लेके ये खत्म करने के बाद मैं करता हूँ उसको, ठीक है। या श्योर। ये वही कॉपी वही चीज़ है, शेलो कॉपी हो गया, ये डबल डिलीशन हो गया। देखो डबल डिलीशन क्या होता है, ठीक है, शेलो कॉपी तो समझ में आ गया, ठीक है, जी। तो भाई एक को चेंज करेंगे दूसरा। डबल डिलीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, क्या है, 2 ऑब्जेक्ट शेयर 1 मेमोरी, ठीक है। जी। ऑब्जेक्ट शेयर जब सेम मेमोरी कर रहे हैं और आपने क्या कर दिया, एक के लिए डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, दूसरा अभी ऑटोमेटिकली हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड क्या होगा, बोथ ए एंड बी ट्राई टू डिलीट द सेम मेमोरी, ए भी उसी मेमोरी को डिलीट कर रहा है और बी बी। बी भी क्या, तो क्या होगा, डबल डिलीशन। डबल डिलीशन, क्रैश, अनडिफाइंड बिहेवियर, ऐसे होगा ना। अगर एक ए ने बी को डिलीट कर दिया तो बी किसको डिलीट कर देगा, उधर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, कि भाई एक चीज़ है ही नहीं, समझ में आया। या अगर बी ने डिलीट कर दिया तो ए के लिए प्रॉब्लम, तो दिस इज कॉल्ड डबल डिलीशन, ठीक है। यस सर। अच्छा शेलो कॉपी हो गया, शेलो कॉपी में डेटा करप्शन क्या है कि वही चीज़ है, उसी को आप इस डेटा करप्शन की हेडिंग में भी दे सकते हैं कि भाई एक को चेंज कर रहे हैं तो दूसरी पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डेटा करप्शन। ये वाला करप्शन नहीं है जो हमारे इदारों में होता है, ठीक है, क्लियर? जी सर। यस सर। हाँ इसको उससे अलग लेना ये, लेकिन है उसी टाइप का ना कि आप एक को ये- चेंज कर रहे हैं दूसरे पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये भी करप्शन है ना, दूसरे के मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं। हाँ मतलब ये एक चाह नहीं रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती चेंज कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज जी ऑल्सो सर। कॉल्ड डेटा करप्शन। जी कोई सवाल कर रहा था, सवाल कौन पूछ रहा था? यार हंस के अलावा मुझे लग रहा है क्लास में कोई भी नहीं होता, या अब्दुल रहीम, अरसलान, ताब, बेटा आप लोग भी किया करो ना, बाकी अलीशा और कौन है, मरियम, यस सर। बख्तियार,
जी सर। आप लोगों को सवाल नहीं आते या सब समझ में आया था? सर सब क्लियर है सर सर। सब समझ आ जाता है। गुड। बहुत अच्छा पढ़ा हुआ सब क्लियर। लो अब मेरी तारीफ कर दी तुमने। सर आपने सारा पढ़ाया हुआ है। बेटा ये कुछ लोग थे ना, ये डेंगलिंग, ये पढ़ाया हुआ शेलो कॉपी डीप कॉपी, लेकिन ये डेटा करप्शन का लफ्ज यूज किया था आपने, नहीं किया? यस बता। सर ये भी किया था। ये आप लोग वो मंडे वाले? जी सर। हाँ तो ये उन लोगों को पढ़ाया ना ये। अच्छा डेंगलिंग प्रॉब्लम क्या है? अच्छा चलें बताएं, पढ़ाया था तो। सर डेंगलिंग पॉइंटर तब होता है जब आपकी मेमोरी ना एक चीज को पॉइंट कर रही होती है, वो जो पॉइंट कर रही होती है वो डिलीट हो जाती है, तो वो मेमोरी फ्री नहीं होती। हाँ डेंगलिंग यानी वही चीजें देखें जो शेयरिंग कर रहे हैं ना आप। क्या है? जब आप दो शेयर करेंगे, आफ्टर वन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड द अदर स्टिल पॉइंट्स द सेम मेमोरी। एक तो वो देखें डबल डिलीशन क्या था। डबल डिलीशन इसमें थोड़ा सा देखें फर्क ये है कि डबल डिलीशन में एक ने डिलीट कर दिया और आप दूसरे से भी डिलीट कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज डबल डिलीशन। क्लियर देखें, होना चाहिए पॉइंट। डेंगलिंग में क्या है कि आपने एक ऑब्जेक्ट से डिलीट कर दिया, ठीक है, और दूसरा अभी दूसरे को डिलीट नहीं किया, इट इज स्टिल पॉइंटिंग द सेम मेमोरी एरिया। क्लियर हो गया? तो जब वो डिलीट हो गया तो पॉइंट किसको रहेगा? दोनों में डिफरेंस है। डेंगलिंग क्या है कि एक डिलीट कर दिया और दूसरा वाला अभी भी उसी सेम को, द अदर स्टिल पॉइंट्स टू फ्रीड मेमोरी, उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो कि फ्री हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, ठीक है? क्लियर हो गया डेंगलिंग प्रॉब्लम और वो डबल डिलीशन? यस यस सर। सर। यस सर। सर गुड। ये मैंने डिफरेंस का टेबल भी बना दिया है कि मेमोरी एलोकेशन क्या है इसमें। अच्छा कॉपी बिहेवियर, शेलो कॉपी, डीप कॉपी इसमें, ठीक है। ये देखें मैंने थोड़ा सा डायग्राम भी बना के इधर दिखा दिया है, ठीक है, कि अनसेव कब होगा शेलो कॉपी में। ये देखें सेम शेयर कर रहा है और यहाँ पर सेव कब है, बोथ आर सेपरेट। हाँ इन सेपरेट मेमोरी एरिया। ये इसका प्रोग्राम बना दिया है कंस्ट्रक्टर के साथ। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा इसकी थोड़ी सी ना 4-5 लाइनों का है, इसकी कम से कम प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा, तो आपके लिए आगे फ़ायदेमंद सूदमंद रहेगा, बेनिफिशियल होगा, आपको आगे जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज़ें हमेशा याद रखें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भी, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। सिर्फ रट्टे वाली बात नहीं करनी कि बस हमने डेफिनेशन याद कर ली, कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है, टेम्पलेट क्या है, ये ठीक है? तो ट्राई टू सॉल्व केस बेस्ड क्वेश्चन बनाएं, उसको सॉल्व करें, ठीक है? अच्छा टेम्पलेट बेस्ड क्लास दैट एलोकेट्स मेमोरी डायनामिकली एंड इंश्योर दैट ईच ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स ओन इंडिपेंडेंट कॉपी। बहरहाल ये हो गया कंप्लीट हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फाइलिंग। फाइलिंग क्या होती है? ठीक है, अभी तक हमने जितने प्रोग्राम बनाए हैं क्या हमने डेटा को परमानेंटली स्टोर किया कहीं पर? नो सर। नहीं किया, ठीक है? परमानेंट कब होता है? व्हेन वी क्रिएट फाइल, ठीक है ना? परमानेंट स्टोर कब होगा डेटा? जब आप कोई फाइल बनाएंगे। देखिए अगर सपोज कर लें आपने वर्ड ओपन किया, वर्ड में कोई लेटर टाइप कर रहे हैं आप या एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, इज इट परमानेंट और टेम्परेरी? टेम्पररी। टेम्परेरी। वाई? क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया, सिर्फ लिखा। अभी हाँ अभी आपने उसको सेव नहीं किया, ये मेमोरी की टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज एरिया में, जिसको हम क्या कहते हैं? रैम। रैम, ठीक है? यानी इसका मतलब क्या है, अगर आपने स्विच ऑफ किया, आपने लाइट चली गई तो क्या होगा? डिलीट। ऑल विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? परमानेंट होगा जब आप उसकी फाइल सेव कर देंगे, क्रिएट कर देंगे परमानेंटली किसी भी नाम से, ठीक है ना? तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम क्रिएट किए, अभी हमने क्या करे थे? वेरिएबल यूज करें। तो टेम्परेरी वेरिएबल क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज है ना, यस सर। ठीक है? अब उन्हीं वेरिएबल की वैल्यू को हमने अगर परमानेंट करना है, सेव करना है कि फ्यूचर में हम उसको क्या करें? रिट्रीव कर सकें, हम उसको विजुअलाइज कर सकें, देख सकें, तो वी हैव टू क्रिएट फाइल। फाइल। वी हैव टू क्रिएट फाइल, ठीक है? अब सर हम फाइल डेटाबेस भी तो यूज कर सकते हैं इसमें, कर डेटाबेस से परमानेंटली स्टोर हो जाता है। हाँ तो वही फाइल डेटाबेस ही है ना। फाइल हम टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, बाइनरी फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? डेटाबेस तो नॉर्मली होता ही यही है,
जितने भी आप अपने फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ बैक एंड पे क्या होता है, फ्रंट एंड पे आपका क्या होता है। देखिए सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है फ्रंट एंड कहलाता है और दूसरा बैक एंड, बैकएंड। बैक एंड क्या है। फ्रंट एंड क्या है, सारा उसका इंटरफेस वगैरह। वो इंटरफेस है जो आपको नज़र आ रहा है सामने, ठीक है, जो आप स्क्रीन GUI देखते हैं ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो स्क्रीन फॉर्म आपके पास फ्रंट नज़र आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड आपको सारा उसको देख रहे हैं, उसी के जरिए आप डेटा। बैक एंड पे क्या है, कैसे हो रहा है डेटा से, क्या लॉजिक लगी हुई है, आपको उससे कोई मसला वर्ड नहीं नहीं है, और वो कहाँ जा रहा है डेटा, डेटाबेस क्या है, SQL का है। तो बैक एंड पे क्या है, डेटाबेस, जो आप फॉर्म फिल करते हैं, डेटाबेस ऑनलाइन फॉर्म फिल रहे हैं या बोलते हैं ना ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, तो जो भी आप सेव करते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रहा है ना, ठीक है। तो बैक एंड पे क्या है, डेटाबेस। अब डेटाबेस कुछ भी हो सकती है, एसक्यूएल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, MS एक्सेल होता है, कुछ भी, ठीक है ना, एनीवन। तो ये 2 पार्ट होते हैं इसके। अभी मैं आपको 1 मिनट स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ फाइलिंग के लिए, होल्ड कीजिए। सर अभी हम .txt पे काम करेंगे या एक्सेस पे? हम TXT फाइल क्रिएट करेंगे, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा असल में टॉपिक इसमें यही है, TXT फाइल है, और हो सके तो फिर मैं करवा दूंगा, टाइम मिला, क्योंकि बस अब इसके बाद हमारे पास एक ही टॉपिक बचेगा सिर्फ, ठीक है। जी सर। ये वाला हमारा हो गया, एक थोड़ा सा केस स्टडी का एक बताना है बस ये बस इसके बाद एक टॉपिक सिर्फ रह गया, कौन सा, वो STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, नाम सुना होगा आपने ना। सर वही ना, जिसकी सेपरेट लाइब्रेरीज बनी हुई जैसे हाँ। मैथ.h वेक्टर की। जी, हाँ वो लाइब्रेरी नहीं, ये इसमें ये पूरे बने हुए हैं, स्टैक, क्यू, DQ, सारी जो है ना, ये इसमें लाइब्रेरीज बनी, इसमें फिर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेनर होते हैं, ठीक है, एल्गोरिदम्स होते हैं, और ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जैसे अब टेम्पलेट बना हुआ है ना, हमने टेम्पलेट पढ़ा है, हम जब टेम्पलेट बना रहे हैं क्या एक जेनरिक है ना, इसी तरह इसमें भी बिल्ट इन लाइब्रेरीज भी हैं, ठीक है। जब आप देखें, अगर मैं आप एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है, जी एरे सर। क्रिएट करते हैं, तो आप जो अगर आपसे कहा भाई चाहे कि भाई इसको सर्च करना है इसमें या सॉर्ट करना है, तो यू हैव टू राइट प्रोग्राम, 10, 15, 20, 25 लाइनों का प्रोग्राम लिखेंगे ना, टू सॉर्ट द डेटा बाय अप्लाइंग डिफरेंट टेक्निक्स, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, लीनियर सॉर्ट, जो भी है, ऐसे ही होगा ना। जी यस सर। सर। ये सारी चीज़ें बिल्ट इन ऑलरेडी आपके पास हैं STL में, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में, कि आप एरे एक जेनरिक एरे दिया हुआ है, अब आप उसमें स्ट्रिंग का क्रिएट कर लें, फ्लोट का क्रिएट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सॉर्ट कर सकते हैं आप डेटा को, जो भी डेटा आप उसको प्रोवाइड करें, वो टेम्पलेट है जेनरिक, ठीक है ना। अब आपको स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को सॉर्ट करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट, तो क्या है, पूरा एक कंटेनर्स होते हैं इसमें, फिर एल्गोरिदम है, वो डेटा स्ट्रक्चर सारी, और फिर आइट्रेशंस वगैरह सारा, मतलब 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस करके बता दूंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी पता होनी चाहिए ना कि बिल्ट इन क्या क्या चीज़ें, यानी ये चीज़ें सारी बनी हुई हैं, आपने क्या करना है, उसको जस्ट इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर मैं बोलूँ भाई आपको एक डेटा है 100 एलिमेंट्स हैं, उसमें जो है ना आपको सर्चिंग का एल्गोरिथम बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस प्रोग्राम बनाएंगे ना, कोड करेंगे, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन STL, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बोलेंगे सर खामखा इतनी मेहनत करवा रहे हैं और वो तो उधर बना है ऑलरेडी, तो क्या फ़ायदा हुआ इसका, कोई बताएगा। सर उसमें हम इतनी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, अपना अगर कोड लिखें तो उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, और समटाइम्स अगर डेवलपर की साइड पे जा रहे हैं तो भी हमें खुद से कोड प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आना चाहिए। हाँ, खुद मेन पॉइंट क्या है कि यू मस्ट हैव टू नो द लॉजिक बिहाइंड दैट, ठीक है ना, कि लॉजिक क्या है, हाउ टू सॉर्ट, बबल सॉर्ट करना है तो उसमें लॉजिक है क्या चीज़। जी सर। पूरा आपको टेक्निक पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए कहीं भी जाएंगे तो आपसे जो है ना उसको कहा जाएगा कि भाई आप बताएं क्या है इसमें, ठीक है ना। हो सकता है वहाँ जाके आप जब डेवलपमेंट में जाएंगे तो आप बिल्ट इन सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू या कोई भी आपसे क्यों, जब सपोज करना अगर मैं ही लूँगा तो वायरल लूँगा ना आपको, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई आप वो STL लाइब्रेरी का बता दोगे, वो आप बोलेंगे फलां एरे है, आप वो यूज़ करेंगे। भाई लॉजिक क्या है, ठीक है। अगर बबल शॉट कर रहे हैं तो उसकी लॉजिक क्या है, स्टैक में डेटा कर रहे हैं सेव, तो स्टैक कैसे करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें, मेन चीज़ है कि जब आप खुद अप्लाई करते हैं ना, तो आपको लॉजिक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जी सर। ठीक है, तो वरना अदरवाइज़ क्या, सारी चीज़ें हम शुरू में पढ़ा देंगे, भाई ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं आप ले लें, और है ऐसा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि आपकी लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए,
बनाना आना चाहिए, ताकि आप खुद भी तो डेवलप कर सकें ना, वरना वो हम वो ये बनी बनाई चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में। क्या ख्याल है? यस सर, फिर नए टूल्स भी बना नहीं पाएंगे अगर हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब क्लियर होगा तो मे बी कि आप कोई उसी को कुछ ऐसा करके कि कोई अच्छा कोई एल्गोरिदम जनरेट करने बना दें आप, ठीक है ना। तो। जी लेकिन कब करेंगे? जब आपको पीछे की लॉजिक पता होगी कि कौन सा एल्गोरिदम किस तरह से वर्किंग कर रहा है, पीछे की उनकी मैकेनिज्म पता होगा जब जाके, ठीक है। तो बाहर फाइल सेव करने के लिए वी हैव टू यूज डिफरेंट लाइब्रेरीज ऑफ द सी, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं फाइल, ये मैंने रॉबर्ट लेफोर की फाइल जो अपलोड की हुई है ना, उसमें हैं सारी चीज़ें, ठीक है। फ्रंट एंड क्या है? द फ्रंट एंड ऑल्सो नोन एज द क्लाइंट साइड, ठीक है, रेफर्स टू द यूजर फेसिंग पार्ट, जो यूजर फेस कर रहा है, यूजर को नजर आ रहा है, ठीक है। It encompasses the components and technology that are responsible for presenting the user interface. The primary goal of front end is to provide an intuitive and visually appealing interface, ठीक है। जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका फ्रंट एंड इंटरफेस वो ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हो, ठीक है ना। ताकि क्या पर्पस क्या होता है? ताकि यूजर से अट्रैक्ट होके उस चीज को अट्रैक्ट उसके यूज उस पे होके। देखे उस पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करे, ठीक है ना। यस सर। बादों का तो होता है ना, कोई आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम लगा रहा है, उसके भी हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ट्रैफिक आती है देन। तो हाँ, ठीक है। तो अपीलिंग होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही बना देंगे, भले आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर इंटरफेस आपका अगर अपीलिंग नहीं है ना, तो फिर वो इतना मतलब कि वो नहीं करेंगे लोग, यूटिलाइज नहीं करेंगे उसको, ठीक है। तो इंटरफेस बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। कोई बिकता है, ठीक है ना। तो जो अपीलिंग होनी चाहिए, जो आप ये, क्योंकि यूजर को तो फ्रंट एंड नजर आ रहा है ना, इंटरफेस नजर आ रहा है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, उसको बैक एंड पे नहीं पता कि डेटा कहाँ जा रहा है, कैसे से, उसको उसको ज़रूरत भी नहीं है। तो आपका इंटरफेस जो है ना, वो अपीलिंग होना चाहिए। इसलिए जब आप अप्लाई करते हैं, जब आप आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसकी थीम वगैरह ऐसी होनी चाहिए कि अपीलिंग हो, ज़रा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। बैक एंड पे आल्सो नोन एज द सर्वर साइड। फ्रंट एंड क्या होता है? यूजर साइड, क्या क्लाइंट साइड होता है। बैक एंड सर्वर साइड रेफर्स टू द बिहाइंड द सीन कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। इट इंक्लूड सर्वर साइड लॉजिक, डेटा मैनेजमेंट, सारी चीज़ें आ जाती हैं, डेटाबेस वगैरह सारी चीज़ें। इसे लेकिन इन डिफरेंट एप्लीकेशन वी यूज वेरियस फंक्शनलिटीज, फॉर एग्जांपल यूज रजिस्टर फंक्शनलिटी टू रजिस्टर अ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फॉर यूजिंग, जिसके लिए क्या आता है, फ्रंट एंड यूज करते हैं। वेयर डज द सिस्टम स्टोर ऑल द एंटर्ड इंफॉर्मेशन, स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। क्लियर? यस सर। ये आवाज़ किसकी आ रही है? प्लीज़ माइक म्यूट करें। कौन बात कर रहे हैं? क्लास में भी बातें आप लोगों की, और ऑनलाइन में भी जो है बातों में लगे हुए हैं। ख़त्म कर दें क्लास क्या? नो सर, टॉपिक कवर कर लेते हैं फिर। देखो फिर आवाज़ आई किसकी? अब्दुल रहीम कौन है यार? ये मैसेज करो, मैं लेफ्ट कर दूंगा क्लास से इनको। अच्छा, C++ में हम जो मतलब ये डेटा को इनपुट आउटपुट करने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, वो क्या होती है, हमारे पास स्ट्रीम क्लासेस होती हैं। आईओ स्ट्रीम यूज़ करते हैं ना जब हम प्रोग्राम बनाते हैं। यस सर। ठीक है, आईओ स्ट्रीम उसी की एक क्लास है, ठीक है ना, पेरेंट क्लास है। स्ट्रीम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग, रेफर टू द मैकेनिज्म प्रोवाइडिंग बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू फाइल। यानी डेटा को रीड और राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम क्लासेस यूज़ करते हैं।
Streams are used to perform input and output operations on the files. ठीक है। अच्छा, वैसे डेटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए जो हम स्ट्रीम्स क्लासेस स्ट्रीम यूज करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं वो? सी आउट और सी इन। सी आउट और सी इन, दीज आर द एग्जांपल्स। ठीक है, सी आउट और सी इन करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, स्क्रीन की हद तक के वेरिएबल में हम इनपुट ले रहे हैं, जो वेरिएबल इन ले रहे हैं सी इन से, वो कहाँ जा रहा है हमारे पास? वेरिएबल में। वेरिएबल। और जो हम आउट कर रहे हैं वो क्या है, वेरिएबल से आउटपुट होकर हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, यस सर। उसके साथ साथ हम सी इन के साथ साथ जो डबल, ग्रेटर देन और ये लेस देन सिंपल यूज करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, उसके ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, कि उस फंक्शन के साथ इन पैरेलल यूज होते हैं। आप डायरेक्ट सी इन लिखेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि उसका सिंटैक्स की है। ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, उसके ऑपरेटर्स। तो हमारे पास क्या होता है इसमें, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम यूज टू रीड डेटा, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, आई स्ट्रीम यूज करते हैं। क्या होता है, आई स्ट्रीम। इसी तरह आउटपुट स्ट्रीम के लिए ओ स्ट्रीम की क्लास हम यूज करते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको कि कब डेटा आपने रीड करना है या राइट करना है। वी कैन ओपन अ फाइल इन डिफरेंट मोड्स। फाइल के डिफरेंट मोड्स पढ़े होंगे आपने, पढ़े हैं ना? जब आप बाज़ औक़ात फाइल ओपन करते हैं तो उसमें आता है रीड ओनली, आता है ना, वर्ड या कोई फाइल ओपन करें। यस सर। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि उसमें- आप उसको हाँ रीड कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट अपडेट और मॉडिफाई दैट फाइल। ठीक है, यस सर। ऐसे ही होता है। तो अभी डिफरेंट मोड्स हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं जल्दी क्विकली, जो रह जाएगा फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखिए, इनपुट रीड करने के लिए आप आई स्ट्रीम क्लास यूज करते हैं, ठीक है, और राइट करने के लिए ओ स्ट्रीम, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, कॉमनली यूज स्ट्रीम्स इन द सी जो हम यूज करते हैं, देखिए वो क्या है, सी इन यूज करते हैं और सी आउट। इसके अलावा सी एर भी होता है एरर के लिए, और सी लॉगिंग के लिए। इसी तरह देखें, वो तो हो गए यूज स्ट्रीम्स। ठीक है, ये आ गए। इसके अलावा आप क्या होते हैं, ये ऑपरेटर उसके इसके। ठीक है, यूज टू ऑपरेटर्स आर यूज टू राइट डेटा टू एन आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, इनपुट के लिए यूज होता है ये इसलिए मैं क्विकली कर रहा हूँ कि ये तो हम लोगों को पता है, आप लोगों को। ठीक है, सिस्टम क्लासेस C++ allows you to perform I/O operations. I/O का मतलब होता है इनपुट आउटपुट with files. This involves reading data from files or writing data to files. To work with files, you need to include fstream file. ठीक है, अगर आप फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं तो जो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में, जिसको हम क्या कहते हैं, fstream फाइल स्ट्रीम आपसे कह सकते हैं इसको। ठीक है, इनपुट फाइल स्ट्रीम के लिए आप IF स्ट्रीम और इस तरह OF स्ट्रीम। और F स्ट्रीम क्या है, अगर दोनों रीडिंग और राइटिंग आपने करना है तो F स्ट्रीम ये यूज़ करेंगे। आगे इसकी पूरी वो ट्री है वो दिखाता हूँ आपको मैं, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर रीडिंग फाइल, आप क्या लिखेंगे, IF स्ट्रीम। फिर इनपुट फाइल, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज IF स्ट्रीम एंड इनपुट फाइल, ये क्या है पूरा, Location of the file. लोकेशन ऑफ द फाइल। और कोई बताएगा क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना इनपुट फाइल नेम का। कौन बता रहा है, ये अब्दुल रहीम अरसलान। अरसलान, शाबाश, गुड। ये क्या है, अभी हमने क्या किया, कहा था कि क्या है, क्लास है। IF स्ट्रीम क्या है, क्लास। तो क्लास के बाद जो हम लिखते हैं, व्हाट इज दिस, ऑब्जेक्ट। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना। अभी हमने क्या देखा, मैं क्या बता रहा था कि ऊपर हमने क्या करा, ये क्लास है ना, ऊपर डिस्कस तो किया था, ये 2 मिनट में भूल गए आप लोग। कैसे IF स्ट्रिंग आपने हेडर डिफाइन किया था, क्लास का है? F स्ट्रीम क्लास आपने डिफाइन किया हेडर हेडर में इंक्लूड करेंगे F स्ट्रीम। ठीक है, सही है।
अभी बताता हूँ सिंटेक्स वगैरह सारी। तो देखें सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा हूँ, देखें ये क्या है, आई एफ स्ट्रीम सब एक क्लास की सब क्लास है, वो होता है ना पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास जिसको हम बोलते हैं। जी अभी मैं ट्री बता रहा हूँ, ट्री से देखें। अच्छा पहले यहाँ समझा देता हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, आई एफ स्ट्रीम क्या है, क्लास है, और इनपुट फाइल क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है। ठीक है, इनपुट फाइल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नेम। इसमें आप आर्गुमेंट कर रहे हैं पास, वो क्या कर रहे हैं, फाइल का नेम पास कर रहे हैं कि भाई इस नेम की फाइल क्रिएट करनी है, रीड करनी है। ठीक है ना, रीडिंग करने जा रहे हैं, समझ में आया। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ, ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। गुड, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, ये क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये क्लास है। अब हम कह रहे हैं इस क्लास का क्या करो, एक ऑब्जेक्ट बना दो इस फाइल के नाम से। ठीक है, इसी तरह ये क्या है, ओ एफ स्ट्रीम, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया और ये इसका पैरामीटराइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने फिर सवाल है, ये देखें पूरा इसका ट्री है ये क्लासेस का। ठीक है, नजर आ रहा है सबको। अच्छा एक मिनट, यस सर आ रहा है। एक मिनट मैं इसको देखता हूँ। ये नजर आ रहा है सबको, यस ठीक है। अब देखें ये सारी देखें क्या है, क्लासेस हैं। देखें ए आई ओ एस का एक मेन क्लास है, कहते हैं पेरेंट क्लास है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आई एस क्या बता रहा है कि आई एस क्या करेगी, किसको इनहेरिट करेगी, कर रही है iOS को। ठीक है, इसी तरह ये देखें ऐप स्ट्रीम किसको कर रही है, ऐप स्ट्रीम बेस को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, ये एरो बना हुआ है ना, एरो क्या बनाता है, बताता है कि इनहेरिटेंस, कि कौन सी क्लास इससे इनहेरिट हो रही है। अच्छा चलें, आप मुझे कोई बताएगा इसमें से ये इनहेरिटेंस कौन सी है, iOS और ऐप स्ट्रीम को अगर मैं लूँ तो ये कौन सी इनहेरिटेंस, या ये इसको ले लूँ आई स्ट्रीम, कौन सी टाइप है, मल्टीपल हैं? चलो सिंगल ना, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है ना, क्योंकि देखें सिंगल पेरेंट क्लास है iOS और उससे एक सिंगल ये एक इनहेरिट हो रही है, इसी तरह से ये इनहेरिट हो रही है, तो क्या होगी, सिंगल इनहेरिटेंस होगी ना। मल्टीपल कब होगी, जब मोर देन वन पेरेंट क्लास या बेस क्लास होती है। ठीक है, इसमें कोई बताएगा मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस कौन सी इसमें, एफ स्ट्रीम की, एफ स्ट्रीम की, कैसे, मल्टीपल पेरेंट्स, इसकी नहीं है, आई एफ स्ट्रीम, हाँ उसके भी हैं, यानी आई आप एफ स्ट्रीम भी मल्टीपल है। ठीक है, ये भी है। ठीक है, देखिए आई एफ स्ट्रीम अगर आप देखें तो इसकी एक बेस क्लास आई स्ट्रीम हो गई, और ये देखें दूसरा ये एरो जा रहा है यहाँ से इस पे एफ स्ट्रीम बेस पे, तो ये इसकी दो पेरेंट क्लास होगी, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो कौन सी क्लास किससे आ रही है, अब हमने क्या करा था वहाँ पर देखें एफ स्ट्रीम क्या है, एफ स्ट्रीम देखें क्लास है। जब हम इस क्लास को क्रिएट कर रहे हैं तो इसका क्या, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके आगे जो लिखेंगे वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नेम होगा उसका, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, लिखा ना, देखें आई एफ स्ट्रीम और ये देखें ओ एफ स्ट्रीम, बोथ आर क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस हैं तो लाजमी क्लास का नेम लिखने के बाद क्या होता है, क्लास के नेम के बाद जो देंगे वो ऑब्जेक्ट नेम होगा, जिसका इसका मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इस क्लास में इस नाम का एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, दैट वी आर कॉलिंग। ठीक है, क्लियर हो गया, यस सर। यस सर। अब मैं मेन चीज़ बता दूं, स्ट्रीम क्लास की बता दी। अच्छा, फॉर्मेटिंग फ्लैग क्या है, फॉर्मेटिंग फ्लैग्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फॉर्मेटिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। These flags can be set to modify how data is presented in the output or how it is read from the data. कोई बताएगा what is this? अर्सला आप बताओ या ताहा आप बताओ, आर्यन है, इज आर्यन प्रेजेंट? जी जी सर बोले। हाँ, क्या होगा ये फॉर्मेटिंग फ्लैग क्या आएंगे,
क्या मतलब हुआ इससे? What is mean by formatting flag? Anyone? Any other student? Formatting flags are used to control the formatting. लिखा हुआ तो है सामने क्लियर, क्या मतलब हुआ इसका? सर इसमें ये होगा ना कि जो भी हम डेटा फाइल को दे रहे हैं वो किस फॉर्मेट में जाएगा, पहले कौन सा डेटा जाएगा, उसके बाद कौन सा वो होगा ना। फॉर्मेटिंग, हाँ फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, देखें ना, अगर मैं आपको डेटा ऐसे रीड करूँ किसी भी तरीके से, डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है फाइल में, और मैं आपको रीड करके ऐसे दे दूँ, मिक्स आ रहा हो, मिक्सअप, मतलब स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट आईडी, नेम, आगे पीछे अलग फॉर्मेट, तो व्हाट विल यू फील? वो बहुत कम डिफिकल्ट लगेगा समझने के लिए अगर फॉर्मेटिंग अंडरस्टैंड नहीं होगा ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप किसी को डेटा देंगे या अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप चाहेंगे कि प्रॉपर फॉर्मेट में आए, ठीक है ना। जैसे वर्ड में भी अगर आपने बनाया हुआ या अगर एक्सेल में हो तो आप करेंगे कि भाई प्रॉपर एक नेम लिखा हो, उसके आगे नेम की हेडिंग हो, फिर नेम लिखा हो, स्टूडेंट आईडी से प्रॉपर फॉर्मेट में हो। या अगर आपने कोई लेटर या एप्लीकेशन टाइप किया है तो वो प्रॉपर जस्टिफाइड उसमें हो ना, अलाइंड हो ना, लेफ्ट जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई, ऐसा नहीं हो कि अजीब वगैरह फॉर्मेट में आ रहा हो, ठीक है। या अगर आपने डेसिमल वैल्यूज दी हैं तो क्या है, किसी में 2 डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद, किसी में 4 आ रहे हैं, किसी में 5 आ रहे हैं, किसी में नहीं आ रहा, ठीक है। तो दिस इज, इसका मतलब है डेटा आपका प्रॉपर फॉर्मेट नहीं किया हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो C++ में हम डेटा को अगर प्रॉपर फॉर्मेट में रीड या राइट करना चाहें तो वी कैन यूज द फॉर्मेटिंग फ्लैग्स, ठीक है। सपोज कर लें आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, अब आप सी के प्रोग्राम से डेटा को रीड आउट कर रहे हैं, तो वो रीड होके तो ऐसे ही आएगा ना। अब फॉर्मेट करना किसका काम है, फॉर्मेटिंग करना किसका काम है? आप प्रोग्राम में ऐसा कोड लिखें कि जब डेटा आप रीड कर रहे हैं तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में आपके पास आए। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा? सपोज कर लें अगर मैं ये ऐसी बनाई है, मैं दिखाता हूँ इस पे वर्ड में, आप लोगों को प्रॉपर बच्चों की तरह करना पड़ता है ना। देखें अगर ये दे रहा है, ये इसी सब सेंटर में आ रहा है, मैंने लिखा नेम, यहाँ आगे मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दे दिया ये दे दिया मैंने एड्रेस, ठीक है। और मैंने दे दिया डिपार्टमेंट, इस तरह से आ रहा हो तो क्या होगा, इज इट प्रॉपरली फॉर्मेटेड और नॉट? ये डेटा दिया हुआ है मैंने, सही लग रहा है ये आपको? मैंने लिया नेम सेंटर में, ये एड्रेस आ रहा है इस तरह से, देखें स्मॉल में आ गया, और देखें डिपार्टमेंट में सी स्मॉल है, सी, बट यू फील सही लग रहा है आप लोगों को? नो सर। इसका मतलब हुआ कि जब मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ तो क्या हो, क्या अगर मैं इस तरह के लेटर लिख रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, कैप्स लॉक में अगर कन्वर्ट कर दूँ, है ना, कैपिटल में, जी सर। भी प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। या अगर मैंने लिख रहा हूँ किसी सिटी का नेम है, एरिया का नेम है, तो प्रॉपरली टाइटल केस में आए, ठीक है। नेम लिख रहा हूँ तो ये क्या हो, लेफ्ट जस्टिफाई हो जाए, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को फॉर्मेटेड कंट्रोल करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेट फ्लैग्स, फॉर्मेटिंग फ्लैग्स, ठीक है, C++ में, ठीक है। अब ये डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं, फाइल में शेयर कर लो, कुछ में डिस्कस कर लो। तो जैसे अगर आपने सपोज कर लें, आपने अगर ये दिया था ना मैंने, भाई ये नेम है, अब ये नेम मुझे करना है लेफ्ट जस्टिफाई, ठीक है। तो जहाँ पर इस नेम को मैं रीड कर रहा हूँ ना, इससे पहले मैं क्या लिखूँगा, ये वाला फ्लैग दे दूँगा, सी आउट सेट लेफ्ट, कि भाई इसको क्या करो, जो भी टेक्स्ट रीड करने जा रहे हो उसको क्या करो, देखिए ये दूंगा सी आउट डॉट सेट एफ, यानी कि और iOS लेफ्ट, क्या करना है, लेफ्ट सेट करना है, जो भी इसके बाद टेक्स्ट प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये टेक्स्ट कहाँ चले जाएगा, जैसे ही लाइन रीड कर देगा तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा, लेफ्ट वाले में। ठीक है, लेफ्ट अलाइन हो गया। अब देखें प्रॉपर आ गया फॉर्मेट, ठीक है। और जब मुझे दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे लाना है तो फिर मैं क्या कर दूंगा, वही सेम चीज़, लेकिन क्या कर दूंगा, अनसेट कर दूंगा। सेट करने के लिए सेट, इसी तरह अगर राइट करना है तो राइट लिख दूंगा यहाँ पर लेफ्ट के बजाय, सेंटर करना है तो सेंटर, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट फ्लैग्स आप यूज़ कर सकते हैं C++ में टू फॉर्मेटिंग द डेटा, फॉर्मेट द डेटा। अगर आप रीड करने जा रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर भी उसको कर दें, या अगर आप जब सपोज कर लें डेटाबेस में स्टोर करने जा रहे हैं तो आप कर देखें, यूज़र जो है ना, जब यूज़र पे आप बिलीव नहीं कर सकते ना,
जब अगर आप किसी से भी सपोज कर लें मैंने एक सर्वे फॉर्म बनाया है, तो अब मैं अगर सर्वे कर रहा हूँ तो एनी वन कैन एंटर एनी वैल्यू, ठीक है ना, कोई स्मॉल केस में डाल रहा है, कोई कैपिटल में डाल रहा है, कोई किसी में डाल रहा है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट करना देखें उनका काम नहीं है। इसका क्या है कि जब मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलप किया, तो मैं उसमें कोडिंग ऐसे करूँ कि जब मैं स्टोर कर रहा हूँ डेटा को तो क्या करे, वो प्रॉपर फॉर्मेट में जाके सेव हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई भी स्मॉल में कर रहा है तो मैं क्या करूँ, किसी भी केस में हो तो उसको कैपिटल में जाके करे डेटाबेस में स्टोर, तो उसी वक्त में कर लूँ तो प्रॉपरली डेटा मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अगर डेसिमल वैल्यूज कोई 2 डाला है, कोई 3 डाला है, कोई डाल ही नहीं रहा, तो उसको मैं क्या करूँ, जब स्टोर कर रहा हूँ तो मैं जाके प्रॉपर उसको फॉर्मेट में स्टोर कर लूँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग फ्लैग। तो आप इस तरह से फॉर्मेट फ्लैग इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये आ जाए, देखें ये डिफरेंट पूरा एक टेबल दिया हुआ है। अगर जैसे सपोज आपको स्पेसिस देने हैं तो यू कैन यूज स्किप वाइट स्पेस। स्किप WS का मतलब होता है स्किप वाइट स्पेसिस। लेफ्ट जस्टिफाई के लिए एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट राइट, इसी तरह पेडिंग बिटवीन साइन और बेस इंडिकेटर, या आप इंटरनल, इसी तरह से डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो DEC का फॉर्मेट ये आप फ्लैग यूज़ कर सकते हैं। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल का, ये तो पता है ना आपको डेसिमल ऑक्टल क्या है, नंबर सिस्टम्स हैं। यस सर। ऑक्टल का क्या होता है वैसे? ऑक्टल बेस 8 होता है। ऑक्टल की बेस 8 होती है, तो ऑक्टल में 7 के बाद क्या आता है? 10। 10। 8 और 9 नहीं आता? नो सर, क्यों? क्योंकि बेस 8 है ना। हाँ और क्योंकि सर वो 0 से शुरू होकर 7 पे एंड हो रहा है ना। हाँ, असल में हर नंबर सिस्टम में वही नंबर आते हैं जो उसके बेसिक नंबर में हैं। जैसे आप ऑक्टल में 0 से 7 तक हैं, 8 और 9 इसमें है ही नहीं, यानी 8 एंड 9 आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, नंबर सिस्टम। इसलिए वो तमाम डिजिट्स जिसमें 8 और 9 आता है वो इसमें होते ही नहीं, यानी 8, 9, 18, 19, 28, 29, 38, 39 जितने भी डिजिट्स हैं सारे इसमें नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह बाइनरी में क्या होता है, 0, 1 के बाद क्या आता है? 10, 10, ठीक है। 10 के बाद 11, 11 के बाद 100। तो क्या क्या है, क्यों? क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। तो वही नंबर्स होंगे जो कि इन दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। इनके अलावा कोई डिजिट इसमें नहीं होता, ठीक है। इसी तरह फिर हेक्सा है, और फिर कौन सा है? बेस 5 नंबर सिस्टम जो होता है हेक्सा, ठीक है, तो पेंटागन। 12 नंबर से, ठीक है। इसी तरह मैनिपुलेटर्स क्या are फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सेट iOS फ्लैग्स वगैरह सेट करना है, फिक्स डेसिमल पॉइंट करना है, ठीक है। जो भी मैं बता रहा था, अगर डेसिमल आपने क्या करना है, फिक्स करना है, तो आप ये वाला सेट iOS फ्लैग्स ये यूज़ कर सकते हैं, फिक्स, ठीक है। इस तरह शो डेसिमल पॉइंट करना है तो आप इस तरह से ये यूज़ कर सकते हैं। कौन ये आवाज आ रही है, किसकी? ये माइक म्यूट करें प्लीज। देखिए ये दिया हुआ है ना, देखिए अगर काउंट आपने विड्थ चेंज करनी है डेसिमल की 14 तक करनी है तो आप ये कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आपने किसी को इस तरीके से फिल करना है तो आप यू कैन यूज cout.fill का फंक्शन यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। बजाय इसके कि आप पूरा जो ना राइट अप ऐड कर रहे हैं पूरा एक उसके लिए लूप बनाएं। सर किस चीज के लिए यूज किया हमने फिल? किसी भी कैरेक्टर से फिल करना हो ना, ठीक है ना, जैसे स्टार से फिल करना है किसी, ये लिखा हुआ है। एक मिनट, अच्छा पहले ये प्रोग्राम देख लें, ये तो रह जाएगा, टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, एक राइट फॉर्मेट आउटपुट और फाइल, ठीक है। फाइल से हमने क्या करना है, डेटा फाइल में डेटा राइट करना है, ठीक है। हेलो, आ रही है आवाज? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर देखें सबसे पहले तो हमने एफस्ट्रीम ये सारी फाइल ये इसमें इंक्लूड की है, हेडर फाइल। अब देखें ये क्या है, हमने क्या यहाँ क्या किया, अभी हमने सिर्फ वैल्यूज में, ये देखें दीज आर द वेरिएबल्स, ठीक है। 4 यानी कैरेक्टर CH, इंटीजर J, इसकी वैल्यू 77, डबल D, हमने ये वैल्यू स्टैंड कर दी इसमें।
अब नाउ वी हैव टू सेव दिस इनटू ए फाइल, ठीक है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, राइटिंग डेटा ऑन द फाइल, ठीक है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को, ये जो वेरिएबल्स में स्टोर है इस सर्किल, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, फाइल में से। क्योंकि वेरिएबल तो टेम्परेरी स्टोरेज है ना। जी सर। नॉर्मली स्ट्रीम कहते हैं इसको, देखें नॉर्मली जब रीडिंग या राइटिंग को कहते हैं, तो आप डायरेक्टली डेटाबेस में जाके डेटा को रीड नहीं करते ना, उसे डाटा डायरेक्टली राइट करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बीच में क्या होता है, आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। आप क्या करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं एंड देन यू राइट इन द डेटाबेस। इसी तरह जब डेटाबेस से रीड करते हैं तो आप पहले वेरिएबल में रीड आउट करते हैं, ऐसे ही होता है ना। जी। डायरेक्टली तो रीड नहीं करके, रीड करके डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहे हैं आप, ठीक है। तो वेरिएबल में रीड आउट होके फिर आप उसको डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अब ये डेटा जो वेरिएबल्स में स्टोर है, ठीक है, दीज आर द 5 और 6 वेरिएबल, ये मुझे राइट अप करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसका एक स्ट्रीम क्रिएट करना पड़ेगा ना, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फाइल मैंने क्रिएट किससे की, OF स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। आउट फाइल क्या है, व्हाट इज आउट फाइल, ये क्या है इधर, आउट फाइल। आउट फाइल ब्रैकेट में मैंने दिया है fdata.txt, यानी टेक्स्ट फाइल में बना रहा हूँ। सर फाइल का नेम है जो हमने तो पास करवाया। नेम हो गया, ठीक है। आउट फाइल क्या है, आउट फाइल के जो हम डेटा दे रहे हैं वो इस फाइल में जाके सेव है। नहीं तो सर आउट ऑब्जेक्ट का नेम ना। ऑब्जेक्ट है, आउट फाइल क्या अभी बताया तो है, देखें OF क्या है, अच्छा क्लास नेम दी गई। हाँ OF स्ट्रीम क्या है, क्लास है, ठीक सही है। है। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है ना, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक सही है। है। क्योंकि अभी क्लासेस तो मैंने डिस्कस कर ली ना, जो ऊपर मैंने पढ़ी लाइब्रेरी, जो क्लासेस हमें बनी हुई, ठीक है। सही अब हमने क्या करना, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने इसको आर्गुमेंट क्या पास किया, आर्गुमेंट में मैंने फाइल का नाम दिया कि भाई इस नाम की एक फाइल क्रिएट कर दो, लिखा ना क्रिएट OF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, OF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा इस नाम से फाइल से, ठीक है। जी। अब जब मैंने रीड करना है, देखें अब मैंने राइट करना है, तो मैंने क्या दिया, देखें आउट फाइल। अब मैंने सीन नहीं दिया, क्यों, सीन तो यूज़ करते हैं जब मुझे मेमोरी में इसे स्टोर करना है, ठीक है ना। अब मुझे राइट अप करना कहाँ, फाइल में, और फाइल जो मैंने आउटपुट ऑब्जेक्ट बनाया वो क्या, उसका नाम क्या है, आउट फाइल। तो मैंने क्या दिया, आउट फाइल, और मैंने यहाँ पर इस तरह से ऑपरेटर के साथ देखें तमाम वेरिएबल्स के नाम दे दिए कि भाई ये जो डेटा इन वेरिएबल्स में वो जहाँ के कहाँ राइट कर दो, फाइल इस में। आउट फाइल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी कि आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी विद द नेम fdata.txt, ठीक है, txt फाइल बन जाएगी आपकी। क्लियर हो गया यहाँ तक, यस सर। ठीक है। इसी तरह ये आप क्या करना है, अगर सपोज ये फाइल क्रिएट हो गई है, अब आपने क्या करना है, रीड करना है। देखें बिल्कुल कुछ भी मसला नहीं है, सारा प्रोग्राम देख, एक तो आपने यहाँ पर सिर्फ फर्क क्या है, यू हैव टू इंक्लूड द एप स्ट्रीम हेडर फाइल, ठीक है। वेरिएबल देखें आपने उसी तरह से इनिशियलाइज करवाएं जैसे नॉर्मली आप करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करा दी। अब आपने क्या करना है, इन्हीं वैल्यू को राइट अप करना है, तो यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर राइटिंग द फाइल। वो आपने क्या करा, उसी फाइल से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया विद द फाइल नेम देंगे एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। जब आपके पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो आप क्या करेंगे, उन्हीं वेरिएबल को आप राइट अप कर लेंगे इसमें जाके, जिस तरह से सी इन सी आउट कर रहे थे आप, ठीक है। सी आउट कर रहे थे ना, बजाय सी आउट लिखने के आप क्या लिखेंगे, हाँ आउट फाइल। हाँ ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जिसमें आप जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फाइल क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे, सी इन सी आउट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका डेटा जाके फाइल में सेव हो जाएगा। इसी तरह जब आपने क्या करना है, डेटा रीड करना है, तो क्या करेंगे, डेटा जब रीड करना है तो उसी ऑब्जेक्ट करना है एंड ग्रेटर के साथ और लेस के साथ उसको वेरिएबल पास कराएंगे। अच्छा इसमें एक चीज़ और नोट करें, देखें ये जो हमने फाइल नाम यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, अगर इस नाम की फाइल नहीं होगी तो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और अगर होगी तो क्या होगा, इफ डज इट एग्जिस्ट इट इज ट्रंकेटेड एंड द न्यू डेटा रिप्लेसेस द ओल्ड, ठीक है। अगर इस नाम से पहले से फाइल क्रिएट हुई भी है तो आप क्या करेंगे, वो डेटा सारा डिलीट हो जाएगा और नया डेटा राइटअप हो जाएगा। तो इट इज़ हार्मफुल इन सम केसेस, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे कि अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होना चाहिए,
हाँ सर, कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं या तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकते एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब आप ये याद कर, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर आपके काम आ सकता है कि अगर जी। फाइल एग्जिस्ट है पहले से इस नाम की, तो हो सकता है फिर आप क्या करें, आपको मैसेज प्रॉपर आए, ये तो आप दे दें भाई इस नाम से नहीं, इस नाम से बना दो, दूसरा नाम कुछ भी दे दें, ठीक है, हैं। क्लियर। या तो इस तरह कर सकते हैं, अगर फाइल बनी हुई है तो नई फाइल क्रिएट ना करें, इसी में जाके डेटा हाँ, सेव कर लिया हमारा। वरना इसमें दूसरे डिफरेंट मोड्स भी हैं कि आप उसको अपडेट कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। डिपेंड, अब डिपेंड करता है कि आप, अगर आपने सिर्फ राइट करने के लिए किया हुआ है ना, एक ही मोड डाला हुआ है, वो क्या कर देगा, हमेशा रिप्लेस कर देगा उसको। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं आप, अपेंड मोड भी होता है इसके अंदर, ठीक है, या जी ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखें, फाइल के डिफरेंट मोड्स होते हैं। अगर आपने सिर्फ फाइल राइटिंग के लिए ओपन किए ना, तो यू कैन राइट ओनली, ठीक है। अगर रीडिंग के लिए किए तो सर, आई कैन रीड ऑल। यू कैन रीड ओनली, ठीक है। अगर आपने दोनों के लिए करना है तो फिर उसके लिए अलग फिर वो यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रीम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। जी। ओ स्ट्रीम होगा राइटिंग के लिए, आई स्ट्रीम होगा आई एफ स्ट्रीम रीड करने रीडिंग के लिए। लेकिन अगर आपने रीड और राइट दोनों करना है तो यू हैव टू ओपन द फाइल इन एफ। एफ स्ट्रीम मोड, ठीक है। जी एफ स्ट्रीम लिखेंगे तो फिर वो आपका दोनों मोड में आ जाती है। सर, ओ स्ट्रिंग ओ एफ स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे रीड करने के लिए, और आई करेंगे ना रीड राइट करने आई के लिए। आई रीड करने के लिए, ये उल्टा होता है इसमें। सही है। वो आउटपुट देखे ना आप, जो हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, आउटपुट कर रहे थे ना, ऐसे क्या आ रहा है, आप आउटपुट दे रहे हैं ना फाइल में, जी ठीक सही है। है। सही है। चाहिए हो गया। अब आप इसी तरह से देखें, रीडिंग करेंगे तो देखें वही सेम प्रोग्राम अगर सिर्फ देखें आप, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपने देखें वही फाइल आपने एप स्ट्रीम इंक्लूड की है। अब आपने यहाँ पर वेरिएबल को, ये रीडिंग के लिए हम कर रहे हैं, तो आपने वेरिएबल को जस्ट डिक्लेयर किया है, वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करवाया। वाई? क्यों? क्योंकि हम डेटा रीड करेंगे कहाँ से, फाइल से। हाँ, उन वेरिएबल में रीड आउट करेंगे डेटा फ्रॉम द फाइल, फाइल से रीड आउट करके फिर हम प्रिंट कराएंगे। तो फिर वही देखें, वही चीज़ है यहाँ पर। इन फाइल आपने लिखा आई एफ स्ट्रीम इन फाइल, और आगे उसका आर्गुमेंट में एज ए फाइल नेम देती है एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। जी। क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया आपकी इनपुट फाइल का, ठीक है। और उसी को देखें फिर आपने क्या कर दिया, सी आउट के थ्रू सारा यहाँ पर आपने वेरिएबल को आउटपुट दे दिया। वो वेरिएबल आपके वैल्यूज आपकी रीड करके प्रिंट आउट कर वेरिएबल में आपकी वेरिएबल स्क्रीन पे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, लाइक दिस। क्लियर? जी सर। Yes, sir. अब यहाँ तक कोई सवाल किसी का? इसका नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा इसके प्रोग्राम ना क्लास में बना के दिखा दूँ आपको, लेकिन आप लोग कोशिश करेगा, कोई टिपिकल प्रोग्राम नहीं है इसके, आसान प्रोग्राम है। आप अच्छा ये तो हो गई टेक्स्ट फाइल क्रिएट। आप अच्छा, ज़रूरी थोड़ी आपका डेटा जो है टेक्सचुअल हो, ठीक है। आपका डेटा जरूरी थोड़ी टेक्सचुअल हो, आपके पास हो सकता है ऑडियो डेटा रीड आउट करना है, या इमेजेस हो रीड करने या सेव करने, तो देन व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे फिर इसके साथ? सर, उसकी फिर देन लाइब्रेरीज आई थिंक अलग होंगी ना, जैसे हम अभी स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, देखें, अगर आपके पास इमेजेस रीडाइट करने हैं या कोई ऑडियो डेटा है ना, इस टाइप के डेटा के लिए यू विल क्रिएट द फाइल इन बाइनरी मोड, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ आगे, इसमें नहीं दिया हुआ। ये पूरी लाइन भी देखें रीड करनी है, पूरा प्रोग्राम 4-5 अच्छे प्रोग्राम बने में इसमें। ये बुक रॉबर्ट लेफोर्ड जो मैंने अपलोड किए ना, उसमें दिए होंगे को, ठीक है ना, उसमें ये हैं, तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। वैसे यहाँ से भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे, जस्ट आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें होगा क्या, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी फाइल यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। ये लिखा हुआ है ना, ओपन फाइल इन डिफरेंट मोड, ठीक है ना। ओपन e.data, डेट फाइल का नाम फिर हम देंगे डेट के एक्सटेंशन, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे iOS
स्कोप रेजोल्यूशन और फिर बाइनरी लिख देंगे। फाइल क्या होगी? बाइनरी मोड का एडवांटेज क्या होता है? एफिशिएंट होता है। असल में रीडिंग राइटिंग में क्या हो जाता है आपकी फाइल रीड राइट में एफिशिएंट हो जाता है। क्यों होता है? कौन बताएगा? विदाउट उसको Space कंपाइल नहीं कम होता है। करना। हाँ, क्योंकि कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती है ना इसको, ठीक है। जब आप टेक्स्ट में कर रहे हैं तो क्या है, जब देखें आप जब रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं ना तो मेमोरी में जो आपका डेटा पड़ रहा है वो क्या है, कन्वर्ट होता है ना। कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि ABCD क्या है, वो क्या करता है उसको बाइनरी मोड में कन्वर्ट करता है ना। फिर जब आप आउटपुट लेते हैं तो फिर आपको कन्वर्ट करके दोबारा दिखाता है, तो इट विल कन्वर्जन में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एज इट इज़ जब बाइनरी मोड में कर रहा है तो वो एज इट इज़ जैसा है वो एज इट इज़ जाके राइट अप हो जाता है, और वह जब बाइनरी मोड में तो वैसे ही रीड भी होता है। तो प्रोग्राम में रीडिंग राइटिंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस एफिशिएंट हो जाती है, बढ़ जाती है। ये फ़ायदा होता है। बाइनरी के लिए फाइल मैंने क्रिएट की हुई है यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर 37 पे प्रेजेंटेशन के। तो ये आप यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों की क्लास है, Yes, sir. इसकी क्लास है Calculus. कैलकुलस। चलें बस फिर ये फिनिश करते हैं इंशाल्लाह। कहाँ है अब्दुल रहीम? मैं अपलोड कर देता हूँ इसको अभी, ठीक है। क्लास एंड करके मैं फ़ौरन अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर इसमें कोई चीज़ फर्दर अगर समझ में नहीं आती, क्लियर नहीं हुई, तो यू कैन आस्क मी इन वेडनेसडे क्लास, ठीक है। सर प्लीज़ हम ट्राई। लोग को CCP में यूज करना है ये क्या करना है? जो प्रोजेक्ट है उसका, उस हाँ पर हाँ, हम लोग को यूज करना है क्या चीज़ यूज़ करना है? F और ये जो आजकल अगर आप फाइल बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें यूज़ करेंगे ना लाजमी। डेटा अगर आप स्टोर कर रहे हैं या अगर आपने कोड लिख चुके हैं तो हाँ देखें यूज़ करें ना। देखें जब तक जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं ना, ट्राई टू अप्लाई और इम्प्लीमेंट दैट, ठीक है ना। ये तो हमने खैर एंड में पढ़ा है, लेकिन अभी लाजमी आपका तो प्रोग्रेस में होगा ना। तो कोशिश करें इम्प्लीमेंट करने से। आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट बनाने से सिर्फ ये नहीं कि प्रोजेक्ट बन रहा है या हमें प्रोजेक्ट चाहिए, इससे क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना आएगा, कोड राइट करना आएगा, तो आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो जितने टॉपिक्स जितने पढ़े हमने, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है, एनकैप्सुलेशन पढ़ा, डेटा हार्डनिंग, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा है, सारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ी। तो ट्राई टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट। प्रोजेक्ट बनाने का मकसद हमें ये नहीं कि हमने आपसे कह दिया और आपने जो ना बना के दे दिया। सिर्फ मेन ये है कि आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने, वो अप्लाई करें। इसमें अप्लाई करने से और ज़्यादा आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। और अगर फर्दर प्रॉब्लम आ रही तो आप किसी भी टीचर से, जो आपके टीचर हैं, आप जैसे तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर? यस सर। ठीक है बस। तो अब्दुल रहीम आप मुझे दे दें वो उनका नेम।